नमस्कार दोस्तों, वाजीराव आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और हम लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियों को यहाँ पर कवर कर रहे थे, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया हुआ था कि जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के अंदर इट मीन्स के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्राइब्स में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से अनुसूचित जनजातियों का गठन होता है। इट मीन्स के फॉर्मेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैसे होता है वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ था। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ था कि जो हमारा मौलिक अधिकार का भाग है, हमारा फंडामेंटल राइट्स का सेक्शन है, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो जनजातियों के संरक्षण से संबंधित है, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइब्स रिलेटेड है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था। 14 आर्टिकल जो था उसको हमने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद आर्टिकल 15 में जो भी जनजातियों के संरक्षण के प्रावधान है, आर्टिकल 15 में जो भी ट्राइबल्स से रिलेटेड प्रोटेक्शन के प्रोविजंस हैं, उनको हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा। और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16। यहाँ पर भी कुछ अधिकारों की बात कही गई है और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण की बात कही गई है। तो उसको हम लोग देखते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। ये हिंदी में यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया हुआ है। और अगला दिया हुआ है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स के सरकार के तहत जो भी पद भरे जाएंगे उन पदों में सबके साथ साथ में समान व्यवहार किया जाएगा, सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, चाहे वो अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी के हों, सबको समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस तरीके की बात इस अनुच्छेद के अंदर कही गई है। लेकिन इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से स्पेशल प्रावधान करने की भी बात कही गई है, जिसे हम लोग समझते हैं आरक्षण के रूप में। तो उसकी बात भी यहाँ पर कही गई है। तो वहां तक हम लोग पहुंचेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं क्या इस पूरे अनुच्छेद के अंदर, क्या इस पूरे आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 16(1) जो है हमारा, आर्टिकल 16(1) जो है हमारा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि राज्य, राज्य का अर्थ मैंने आप लोगों को कल भी बता दिया था। इसका मतलब हम लोग सामान्य भाषा में किसको मान रहे हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं। ठीक है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन जो भी पद पर नियुक्तियां होती हैं, जिन भी पदों पर नियुक्तियां होती हैं, उनमें सभी भारतीय नागरिकों को, मतलब कि ये विदेशियों को मिला हुआ अधिकार नहीं है, सभी भारतीय नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ पर नीचे लिखा है ऑल इंडियन सिटीजन्स जो हैं हमारे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। सभी इंडियन सिटीजन्स को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ये लिखा हुआ है। मतलब जनरल कैटेगरी के लोगों को भी और अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी के लोगों को भी समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ पर पदों में भेदभाव नहीं किया जाएगा कि नहीं जनरल कैटेगरी को ज्यादा पद दे दिए गए, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी को कम पद दे दिए गए, ऐसा नहीं होगा। तो एक तरीके से यहाँ पर समान व्यवहार करने की बात ही हो रही है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों को भी उसी समान अवसर मिलेंगे जिस समान जनरल कैटेगरी को अवसर मिलने वाले हैं। तो ये बात यहाँ पर हमें बताई गई है। आर्टिकल 16(2) जो है हमारा, अनुच्छेद 16(2) जो है हमारा, उसके अंदर कहा गया है कि राज्य, राज्य का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकारी नियुक्तियों में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो केवल, यहाँ पर केवल शब्द फिर से आया हुआ है, ओनली वर्ड फिर से यहाँ पर आया हुआ है। मतलब जो आगे जितने भी आधार लिखे गए हैं, जितने भी बेसिस लिखे गए हैं, उनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है सरकारी नियुक्तियों के अंदर। अर्थात धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कि ऐसा नहीं होगा कि कुछ विशेष धर्म को मानने वाले लोगों को ज्यादा नियुक्तियां दे दी जाए, ऐसा नहीं होगा भारत के अंदर। मूल वंश, इट मीन्स के उनका रेस या उनके प्रजाति किस प्रकार की है, उस आधार पर किसी भी व्यक्ति को ज्यादा पद नहीं दिए जाएंगे। जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को ज्यादा पद नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि केवल लिखा हुआ है, केवल जाति के आधार पर, ओनली कास्ट के बेस पर किसी को ज्यादा पद नहीं दिए जाएंगे, ओनली कास्ट के बेस पर किसी को विशेष प्रावधान नहीं किया जाएगा,
कि ओनली कास्ट के बेस पर किसी को आरक्षण दे दिया, किसी को रिजर्वेशन दे दिया। फिर आप बोलोगे सर कास्ट के बेस पर तो हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है। कास्ट के बेस पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है दोस्तों, वो कास्ट जो है वो इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, इस कारण से उस कास्ट को आरक्षण दिया हुआ है, रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो आरक्षण का आधार है इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, ना कि जाति, ये ध्यान रखना आप लोग। अब बात करते हैं लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। इट मीन्स के स्त्री है पुरुष है उस आधार पर भी सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा। पर आप कहोगे सर होता तो है, महिलाएं जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से हमारे यहाँ पर पिछड़ी हुई मानी गई हैं, इस आधार पर उनको स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है, और इसी आधार पर अनुसूचित जनजातियों को भी स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है, जो आगे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। जन्म स्थान के आधार पर भी, उद्भव के आधार पर भी, किसी का उद्भव कहाँ पर हुआ है, कोई बोलता हमारा हिमालय से उद्भव हुआ है, कोई बोलता हमारे हिंद महासागर से उद्भव हुआ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं भैया। सरकार इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी, सबको समान अवसर देगी सरकारी नौकरियों में। निवास के आधार पर भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर बात जो आती है अनुसूचित जनजाति वाली, वो ये आती है कि जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि नहीं भैया कोई जनरल कास्ट है ना, जनरल से रिलेटेड कोई जाति है, उसको ज्यादा सरकार ने महत्व दे दिया, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, ऐसा नहीं होगा। जितना इंपॉर्टेंस जनरल की कास्ट को दिया जाएगा उतना ही इंपॉर्टेंस अनुसूचित जनजाति की कास्ट को भी दिया जाएगा। दोनों को समान अवसर दिए जाएंगे सरकारी नौकरियों के अंदर, ये यहाँ पर बात हुई है। ठीक है, तो ये एक तरीके से अनुसूचित जनजाति के लिए भी अच्छा ही प्रावधान है। चलिए, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल बात अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो वो निकल करके आती है हमारे अनुच्छेद 16(4) के अंदर, आर्टिकल 16(4) के अंदर स्पेशल बात निकल करके आ रही है। फिर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर आर्टिकल 16(3) कहाँ गया? तो आर्टिकल 16(3) में अनुसूचित जनजातियों का कोई स्पेशल बात नहीं हुई है, इसलिए हम लोग सीधे आर्टिकल 16(4) पर आ गए। जो हमारे काम का है हम वही यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में आएगा वही हम लोग पढ़े। ठीक है, बाकी तो हम लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़ ही लेते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये जो आर्टिकल 16(4) है दोस्तों, वो आर्टिकल 16(1) और 16(2) का अपवाद है। इट मीन्स के एक्सेप्शन है ये आर्टिकल 16(1) और 16(2) का। इट मीन्स के इसमें जो लिखा हुआ है, अगर वह अनुच्छेद 16(1) और 16(2) का उल्लंघन करता है, वायलेशन ऑफ 16(1) एंड 16(2), तो भी यह उल्लंघन करने वाला नहीं माना जाएगा, वायलेशन करने वाला नहीं माना जाएगा। इट मीन्स के इसके होने के बावजूद भी, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग काम होने के बावजूद भी राइट टू इक्वलिटी का कोई भी उल्लंघन नहीं होगा, राइट टू इक्वलिटी का कोई भी वायलेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जनरल कैटेगरी के या अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के लोग ये बोले कि हमारे साथ कोई भेदभाव हो गया। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग काम होने से ऐसा नहीं माना जाएगा, ऐसा है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य, राज्य अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, द स्टेट। पिछड़े वर्ग, इट मीन्स के जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए सरकारी नियुक्तियों में गवर्नमेंट के अंदर जो भी पोस्टिंग होगी उसके अंदर विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य अर्थात सरकार, इट मीन्स के केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सरकारी नियुक्तियों में पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है यदि उनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरी में पर्याप्त नहीं है तो। इट मीन्स के अगर उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत सेटिस्फैक्टरी अमाउंट में नहीं है, तो फिर सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उनको स्पेशल प्रावधान किया जा सकता है, स्पेशल प्रोविजंस उनके लिए किए जा सकते हैं। इसमें यहाँ पर देखेंगे तो आप ओबीसी के लिए स्पेशल प्रावधान किया जा सकता है सरकारी नियुक्तियों में, अगर उनके पद या उनके लोग सरकारी नियुक्तियों में सही नहीं है या पर्याप्त मात्रा में वो लोग वहां पर नहीं है, या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों को भी सरकारी नौकरी में विशेष प्रावधान किया जा सकता है अगर उनके लोग वहां पर सरकारी नौकरियों में पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो। ये आर्टिकल कह रहा है, और इस बेस पर हम लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ पर ओबीसी को, अनुसूचित जाति और जनजाति को सरकारी नौकरियों में अगर आरक्षण मिलता है, सरकारी नौकरियों में अगर रिजर्वेशन मिलता है, तो उसे हम लोग समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं मानेंगे, उसे हम राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, कि हमारे यहाँ पर आर्टिकल 16 कहता है कि सभी को समान अवसर मिलेंगे, चाहे जनरल कैटेगरी का हो चाहे अनुसूचित जनजाति कैटेगरी का हो। अब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर काम होता है और अनुसूचित जनजाति कैटेगरी को स्पेशल लाभ दिया जाता है,
स्पेशल उनके लिए आरक्षण के प्रावधान किए जाते हैं। तो जनरल कैटेगरी वाले ये नहीं कहेंगे कि हमें कुछ भाई इनको क्यों स्पेशल दिया जा रहा है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि हमारे यहाँ पर अनुसूचित जनजाति को कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है इस आर्टिकल के थ्रू, और इस आर्टिकल के थ्रू उनके लिए रिजर्वेशन किया जाना किसी प्रकार से गलत नहीं माना गया है, और उनको स्पेशल आरक्षण संबंधी प्रावधान सरकारी नौकरियों के अंदर किए जा सकते हैं, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 16(4) इसकी बात यहाँ पर कर रहा है दोस्तों, आर्टिकल 16(4) इसकी बात यहाँ पर कर रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो जैसे ही आर्टिकल 16(4) में ऐसी बातें कही गई, तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ था, एक आयोग बना था। मैं आपको उसके विषय में भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो हुआ, तो इसके बाद हमारे यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, हमारे यहाँ पर हुआ है एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था, और वो बनाया गया था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में, और ये था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। इसने 27% रिजर्वेशन की क्या कर दी, सिफारिशें कर दी, रिकमेंडेशंस कर दिया। फिर केंद्र सरकार ने इस 27% रिजर्वेशन को अपने यहाँ पर जो भी नौकरियां हैं उनमें लागू कर दिया, उनमें इंप्लीमेंटेशन कर दिया। तो इस बेस पर फिर जनरल कैटेगरी को ये लगा कि ये तो हमारे साथ में भेदभाव हो रहा है, ओबीसी को इतना रिजर्वेशन क्यों दे दिया गया, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पर इसी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ है। भैया जनरल कैटेगरी को लगा ना कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो इसी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, और उस केस का नाम था इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ या यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992। इस केस के अंदर ये बोला गया था कि 27% रिजर्वेशन वैलिड है, क्रीमी लेयर का ओबीसी के अंदर पालन किया जाएगा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, मैक्सिमम रिजर्वेशन 50% होगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। ये सारी बातें इसके अंदर कही गई थी। 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये बात भी इसमें कही गई थी। तो इस केस के अंदर क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक पहली बात तो 27% रिजर्वेशन वैलिड होगा, बट उसमें क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंटेशन होगा। जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं और वो क्रीमी लेयर में आते हैं, तो वो ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे, ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर नहीं आ पाएंगे। जैसे क्रीमी लेयर के अंदर है 8 लाख या उससे ज्यादा की आय जिसकी है, वो अभी क्रीमी लेयर में है और वो ओबीसी में है, तो उनको ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ओबीसी रिजर्वेशन का प्रॉफिट उनको नहीं मिलेगा। लेकिन ये केवल ओबीसी के लिए बात हुई थी, ठीक है, 27% वाली और क्रीमी लेयर वाली, ये केवल ओबीसी के लिए बात हुई थी। फिर इसमें यह भी बोला गया कि पदोन्नति इट मींस के प्रमोशन के अंदर किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। जो भी कैटेगरी अपॉइंटमेंट के टाइम पर रिजर्वेशन ले लेगी उसको प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये भी इस केस में बोला गया था। और ये भी बोला गया था कि किसी भी साल अगर कोई भी पोस्ट आती है तो जो भी रिजर्वेशन होगा, जो भी आरक्षण होगा, वो मैक्सिमम 50% हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इट मींस कि अगर 100 पोस्ट आई हुई हैं तो उसमें से 50 पोस्ट रिजर्वेशन की हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती हैं। इस तरीके की बात यहाँ पर कही गई थी दोस्तों। लेकिन ये हमारे अनुसूचित जनजाति से कनेक्शन कैसे बनाएगा, ये जो केस है वो हम लोगों को देखना है, ठीक है, वही हम लोगों को देखना है। एक्चुअली यहाँ पर ये हुआ कि ये पदोन्नति में आरक्षण को बोला गया कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी अनुसूचित जनजाति के लिए, क्योंकि ऊपर वाली बात तो किसके लिए बोली गई थी, ओबीसी के लिए बोली गई थी, नीचे वाली बात अनुसूचित जनजातियों के लिए भी बोली गई थी। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए भी इस केस के बाद में तो फिर ये हो गया कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, प्रमोशन में रिजर्वेशंस नहीं मिलेंगे, ठीक है। साथ में यहाँ पर देखा गया 50% रिजर्वेशन, तो अगर अनुसूचित जनजाति को रिजर्वेशन दिया जाता है और 50% से ज्यादा हो जाता है तो भी अनुसूचित जनजाति के लिए तो नुकसान हो रहा है। तो इस बात को सॉल्व करने के लिए, इस बात के सॉल्यूशंस को निकालने के लिए सरकार के द्वारा कुछ काम किए गए हैं।
वही काम अब हमें पढ़ने हैं और उन काम के अंदर अनुसूचित जनजातियों को प्रोटेक्शन दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं। अब इसमें क्या हुआ है, वही हुआ है दोस्तों जो मैंने आप लोगों को अभी डिस्कशन किया हुआ है आप लोगों से, कि जो पदोन्नति में आरक्षण जो अभी हमने देखा कि इंदिरा साहनी केस में क्या बोल दिया गया था, पदोन्नति में आरक्षण जो है या रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है उसको उन्होंने अनवैलिड कर दिया था कि ऐसा नहीं होगा। तो उसी चीज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक संविधान संशोधन कर दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया। और वो कौन सा था, 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995, ये कर दिया सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा इस अमेंडमेंट के माध्यम से, अब ये अमेंडमेंट्स क्या होते हैं या संविधान संशोधन क्या होते हैं, हमारे संविधान के अंदर जो लिखा हुआ उसमें अगर चेंज करना हो तो हमें संविधान संशोधन करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है। अब उसके थ्रू, इस अमेंडमेंट के थ्रू ये नया आर्टिकल क्या किया गया, जोड़ा गया, ये नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसको हम लोग कहते हैं अनुच्छेद 16(4)A, आर्टिकल 16 या 16(4)A। इसमें क्या बोल दिया गया, इसमें बोल दिया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में दिया जाने वाला आरक्षण वैध माना जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है अनुसूचित जनजातियों को प्रमोशन में जो रिजर्वेशन मिलेगा वो वैध होगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात हो गई। यहाँ पर देखें तो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के साथ साथ पदोन्नति में भी आरक्षण हो गया। वहां पर उनको देखें तो हम लोग प्रमोशन में भी क्या मिल गया, प्रोटेक्शन मिल गया। तो ये हमारा जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो जनजातियों को कहाँ कहाँ पर संविधान में प्रोटेक्शन दिए गए हैं, तो एक ये आर्टिकल भी आप लोगों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोशन में आरक्षण देने की बात कौन से आर्टिकल के अंदर कही गई है। तो शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की बात कही गई है आर्टिकल 16(4)A के अंदर। और ये आर्टिकल 16(4)A कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, तो 77th संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, ये आप लोग अपने नोट्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर दोस्तों अभी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर वो थोड़ा छोटा छोटा हो सकता है, थोड़ा छोटा यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। आप अगर मान लीजिए मोबाइल को ऐसे खड़े में देख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ऐसा कर लीजिएगा ताकि आपको आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाए और आप इसको अच्छी तरीके से देख पाओ, क्योंकि ये पूरी एक ही स्लाइड में होना, मतलब एक ही पीपीटी के अंदर मेरे को इसको रखना था, एक ही स्लाइड के अंदर मुझे इसको रखना था, इस वजह से ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है। आप यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगला जो आर्टिकल हम देख रहे हैं वो है आर्टिकल 16(4)B। 16(4)B जो है वो कब जोड़ा गया था, 81वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 के द्वारा जोड़ा गया था। 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सन 2000 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था, 2000 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये क्या है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों अभी इसके पहले मैंने आप लोगों से डिस्कशन किया हुआ था कि ये जो 27% रिजर्वेशन दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, जनरल कैटेगरी को गलत लगाए कि हमारे साथ राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन हो रहा है, हमारे साथ समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो कि 1992 का है, उसमें क्या बोला कि ठीक है, ओबीसी के लिए बोल दिया पदोन्नति में आरक्षण जो इनवैलिड कर दिया था इस केस के अंदर, आर्टिकल 16(4)A के माध्यम से सरकार ने उसको वैलिड कर दिया। ठीक है, लेकिन ये भी तो लिखा हुआ है कि आरक्षण की सीमा अधिकतम 50% हो गई, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए क्या किया गया था, ये वाला अमेंडमेंट लाया गया था जिसको हम लोग 81वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 कह रहे हैं, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 कह रहे हैं। और इसके थ्रू क्या किया गया, अनुच्छेद 16(4)B जोड़ा गया, आर्टिकल 16(4)B इसमें ऐड किया गया। इस आर्टिकल 16(4)B के अंदर क्या कहा गया है मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, एक्चुअली यहां पर मैं आपको बोलूं तो इसमें क्या किया गया था दोस्तों, मैं यहां पर समझा देता हूं इसमें क्या है।
और ये अनुसूचित जनजातियों के लिए किस तरीके से प्रॉफिटेबल है वो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, और यहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इसमें बोला गया है दोस्तों, इसमें 16(4)(b) की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। 16(4)(b) कब आया? 81वें संविधान संशोधन सन 2000 के द्वारा आया। 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 के द्वारा आया हुआ। ये आप लोग डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंतर्गत कहीं पर भी, ठीक है कि नहीं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया गाइस कि अग्रनयन का सिद्धांत इसमें लाया गया था। अग्रनयन के सिद्धांत को क्या किया गया था? वैलिड किया गया था। अग्रनयन का सिद्धांत इंग्लिश में भी बताता हूं मैं। अग्रनयन के सिद्धांत को इसमें वैलिड किया गया था। कैरी फॉरवर्ड रूल जो था, कैरी फॉरवर्ड रूल जो था उसको इसमें वैलिड किया गया था। अग्रनयन का सिद्धांत या कैरी फॉरवर्ड रूल को इसमें वैलिड किया गया था। तो क्या था अग्रनयन का सिद्धांत? मतलब कि इसमें यह बोला गया था कि अगर मान लीजिए किसी वर्ष 100 पोस्ट आई हुई है, किसी वर्ष 100 पोस्ट आई हुई है जो कि सीधी भर्ती की पोस्ट है, 100 पोस्ट आई हुई है जो कि सीधी भर्ती की पोस्ट है। अब उसमें से हम अगर 50% रिजर्वेशन मानते हैं, 50% आरक्षण मानते हैं, तो कितनी पोस्ट हो जाएंगी? ये 50 पोस्ट हो जाएंगी इसमें रिजर्वेशन की। ठीक है, ये मैं आपको ऐसा कह देता हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। इस सिद्धांत का मतलब क्या है? अग्रनयन के सिद्धांत का कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है? ये कॉन्सेप्ट को वैलिड ठहराया गया था इस आर्टिकल के थ्रू, और क्या इसका मीनिंग है वो हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि 2024 में 100 पोस्ट आई थी, 50% रिजर्वेशन था, मतलब 50 पोस्ट थी। ठीक है, अब जब एग्जाम कंडक्ट हुआ तो हुआ यूं कि जो 50% जो रिजर्वेशन की पोस्ट थी उनमें से 25 भर पाई, 25 नहीं भर पाई। ठीक है, मतलब कि पोस्ट कितनी भर पाई? टोटल 75 भर पाई, इनमें से 25 पोस्ट नहीं भर पाई जो कि आरक्षण की थी, जो कि रिजर्वेशन की थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब 2025 में फिर से पोस्ट निकाली जाएंगी, तो मान लीजिए कि 2025 में फिर से 100 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें से 50% रिजर्वेशन की पोस्ट है, तो कितनी पोस्ट हो गई रिजर्वेशन की? 50 हो गई। लेकिन ये 25 पुरानी बची हुई है ना, वो इसमें क्या कर दी जाएंगी? ऐड कर दी जाएंगी। और इन 25 जो ऐड की गई हैं वो क्या है? वो है अग्रनयन के सिद्धांत के अनुसार हुआ, कैरी फॉरवर्ड रूल के अनुसार हुआ। कैरी मतलब जो पुरानी कैरी बच गई थी, जो कि भर नहीं पाई थी, उनको अगले साल क्या कर दिया? रिजर्वेशन में ही ऐड किया गया। ऐसा नहीं होगा कि जो 25 पोस्ट बच गई थी वो जनरल कैटेगरी और रिजर्वेशन वाले पोस्ट के अंदर डिवाइड हो जाएंगी, नहीं। जो रिजर्वेशन की पोस्ट थी वो अगले साल भी रिजर्वेशन की पोस्ट में ही रहेंगी। ठीक है, अगले साल भी वह रिजर्वेशन की पोस्ट में ही रहेंगी। तो अगर हम देखेंगे तो टोटल रिजर्वेशन की पोस्ट कितनी हो गई? 125 पोस्ट हो गई इस बार, क्योंकि 25 बच गई थी, तो 125 पोस्ट हो गई। और ये टोटल 75 जो है वो क्या हो गई? रिजर्वेशन की हो गई। तो 2025 में कितनी पोस्ट निकाली गई? 25 जो पुरानी बची हुई थी और 100 ये, तो टोटल 125 पोस्ट निकाली गई। रिजर्वेशन की कितनी हो गई? मेन वाली पोस्ट में से 50 पोस्ट रिजर्वेशन की, और पुरानी जो बच गई थी 25 वो पोस्ट रिजर्वेशन की, तो टोटल कितनी हो गई? 75। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो 125 पोस्ट में से रिजर्वेशन की कितनी? 75 है। तो ये अगर हम परसेंटेजेस निकालेंगे तो 60% आ जाएगा। मतलब 2025 में जितनी पोस्ट निकली, 125 पोस्ट निकली, उसमें से मेन पोस्ट की 50% रिजर्वेशन और पुरानी जो बच गई थी वो 25 मिला करके 75 टोटल रिजर्वेशन की पोस्ट हो गई। तो इस तरीके से देखा जाए तो 125 पोस्ट में से 75 पोस्ट रिजर्वेशन की हो गई। और यहाँ पर अगर हम लोग इसका परसेंटेजेस निकालेंगे कि 75 जो है वो 125 का कितना है? तो 60% है। 75 125 का कितना है? तो 60% है। कैसे निकालेंगे? तो 75 इंटू 100 कर दीजिए आप लोग, और 125 नीचे लिख दीजिएगा, आपका 60% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो यहां देखिए, तो 2025 में तो टोटल रिजर्वेशन की पोस्ट 60% हो गई। क्यों? क्योंकि पुरानी जो बच गई थी पोस्ट उनको भी रिजर्वेशन में ही रखा गया। तो इसे कहते हैं अग्रनयन का सिद्धांत, इसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। और इसके कारण अगर 50% की जो सीमा की बात कही थी इंदिरा साहनी केस में, अगर वह
उसका उल्लंघन होता है, उसका वॉयलेशन होता है, तो उसका वॉयलेशन नहीं माना जाएगा, उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये बोला गया आर्टिकल 16(4)(b) के अंदर, अनुच्छेद 16(4)(b) के अंदर। और इसी को हम लोग कहते हैं बैकलॉग का नियम। ये जो पोस्ट पुराने साल नहीं भरी गई थी 25, ये अगले साल जोड़ दी गई हैं, इन्हीं को तो कहते हैं बैकलॉग के पद। पुराने साल आरक्षण के पद जो नहीं भरे गए थे वो अगले साल भरे जाएंगे, तो पुराने साल जो बचे हुए पद थे वो अगले साल जोड़ दिए जाते हैं भर्ती के साथ में, तो उन पदों को बैकलॉग का पद हम लोग कहते हैं। कैरी फॉरवर्ड रूल, बैकलॉग का रूल, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि जो केस हुआ था उसमें क्या बोला गया था, जो केस हुआ था उसमें बोला गया था कि 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए आरक्षण में, लेकिन अगर ऐसा होता है और 50% की सीमा का उल्लंघन होता है तो इसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये बोला गया किसमें, आर्टिकल 16(4)(b) में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देख लीजिए आप लोग। सरकारी सेवाओं में अग्रनयन का सिद्धांत, कैरी फॉरवर्ड का रूल लाया गया। इसके अनुसार यदि किसी वर्ष आरक्षित स्थानों में से कुछ स्थान नहीं भरे जाएंगे, वही 100 पोस्ट में से 50% रिजर्वेशन के थे तो 25 नहीं भर पाएंगे, तो अगले वर्ष उन स्थानों पर नियुक्ति बकाया पदों, बैकलॉग पोस्ट को अलग वर्ग में रखकर की जाएगी। और ऐसा करने पर यदि आरक्षण के 50% से ऊपर हो जाता है तो आरक्षण की सीमा 50% का उसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर पिछले साल की बची हुई पोस्ट को अगले साल भरा जाता है और उसे आरक्षण वाली पोस्ट के साथ में ऐड करके भरा जाता है और 50% रिजर्वेशन का अगर उल्लंघन हो जाता है तो उसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो एक तरीके से ये सही ही है कि जो रिजर्वेशन की पोस्ट थी उनको रिजर्वेशन में ही रखा जाए। ऐसा जो अनुसूचित जनजाति की पोस्ट थी अगले साल भी अनुसूचित जनजाति के लोगों से ही वह पोस्ट भरी जाए, तो ये तो अच्छी बात है। तो इसे कहते हैं हम लोग अग्रनयन का सिद्धांत, बैकलॉग पद का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि बैकलॉग पद का कॉन्सेप्ट कौन से अनुच्छेद में है, अग्रनयन का सिद्धांत कौन से अनुच्छेद में है, कैरी फॉरवर्ड रूल कौन से आर्टिकल में, तो 16(4)(b) में ये आपको मिल जाता है, जिसके तहत शेड्यूल ट्राइब्स को ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि पुराने साल की जो भी शेड्यूल ट्राइब्स की पोस्ट हैं वो अगले साल भी शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के द्वारा ही भरी जाएंगी, उनको जनरल कैटेगरी को नहीं दिया जाएगा, वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ही आरक्षित रहेंगी, उन्हीं के लिए रिजर्व रहेंगी, ठीक है। ऐसा है, तो ये हो गया हमारा 16(4)(b) दोस्तों। अब इसके बाद ये जो हम बोल रहे हैं कि जो आरक्षण होता है, रिजर्वेशन की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे वो हम लोग मेनली तो बात कर रहे हैं अनुसूचित जनजातियों की रिजर्वेशन की, तो उससे रिलेटेड एक और आर्टिकल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो देखने को मिल जाता है अनुच्छेद 335 आर्टिकल 335, अनुच्छेद 335 आर्टिकल 335 भी हमें देखने को मिल जाता है। इसमें क्या कहा गया है, संघ अर्थात केंद्र सरकार, संघ अर्थात केंद्र सरकार, संघ मींस के क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। संघ या केंद्र सरकार नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और राज्य का मतलब राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। संघ मतलब के यूनियन गवर्नमेंट, राज्य मतलब के स्टेट गवर्नमेंट की सेवाओं मतलब के जो भी सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट पोस्ट है, उनमें अनुसूचित जाति के साथ साथ अनुसूचित जनजातियों को वहां तक आरक्षण या विशेष प्रावधान उनके लिए वहां तक किए जा सकते हैं जहां तक कि संघ अर्थात की केंद्र सरकार या यूनियन गवर्नमेंट या राज्य सरकार की सेवाओं की दक्षता, इट मीन की सर्विसेज की इफिशियंसी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, ये स्पेशली यहाँ पर बोल दिया गया है। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि आरक्षण उस मात्रा तक दिया जाएगा, रिजर्वेशन जो है वो वहां तक दिया जा सकता है जहां तक कि सर्विसेज की इफिशियंसी पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। ऐसा कहने का मतलब क्या है, ऐसा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम ज्यादा आरक्षण कर देते हैं, ज्यादा रिजर्वेशन कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सरकारी सर्विसेज की इफिशियंसी के खराब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब हम रिजर्वेशन देते हैं तो उसमें कम नंबर पर पदों को पद भर जाते हैं,
कम नंबर पर पद भर जाते हैं तो उसके कारण ये हो सकता है कि भैया लोगों में ये लोगों में इस तरीके की जो है सोच बन जाए कि हम कम नंबर पर भी पास हो जाते हैं तो ज्यादा मेहनत ना करें और ज्यादा इफिशियंसी, फिर गवर्नमेंट की इफिशियंसी खराब हो जाती है ऐसे में, क्योंकि पे कम नंबर को प्राप्त करने वाले लोग भी गवर्नमेंट के अंदर ज्यादा जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट के काम करने की इफिशियंसी खराब हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए वहां तक रिजर्वेशन देने की बात हुई है जहां तक सरकार की इफिशियंसी खराब ना हो, ऐसा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आप लोगों का, कि रिजर्वेशन उस मात्रा तक दिया जा सकता है जहां तक की इफिशियंसी खराब ना हो गवर्नमेंट की। आर्टिकल 335 में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखेंगे, 335। फिर आते हैं दोस्तों हम लोग आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 के ऊपर। इसमें बोला गया है अस्पृश्यता का अंत होगा, इट मीन्स के एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होगा, मतलब किसी के साथ में छुआछूत पूर्ण व्यवहार नहीं होगा, अनटचेबिलिटी का कोई बिहेवियर नहीं होगा कि भैया नहीं तुम हमसे दूर रहो, नहीं भैया तुम हमारे साथ खाना नहीं खाओ, नहीं भैया तुमने जिस जगह पर पानी पी लिया वो उस घड़े से हम पानी नहीं पियेंगे। तो ये छुआछूत पूर्ण व्यवहार, ये अनटचेबिलिटी का बिहेवियर, ये गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है और हम आप जनरल लोग भी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या जिस भी कैटेगरी के साथ हम लोग ऐसा करते हैं उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाता है। तो ये जो अधिकार मिला हुआ है अनुसूचित जनजातियों को, ये सरकार के विरुद्ध भी प्राप्त है और आम जनता के विरुद्ध भी प्राप्त है। तो अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ सरकार भी छुआछूत नहीं कर सकती है और हम और आप भी छुआछूत पूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक है, उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाता है और इस आधार पर वो हमें कोर्ट तक लेकर के जा सकते हैं। तो ये अच्छा प्रोटेक्शन है अनुसूचित जनजातियों के लिए, ताकि उनके साथ छुआछूत पूर्ण व्यवहार ना किया जाए। अब इसी अधिकार को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा दो अधिनियम या दो कानून भी लागू कर दिए गए हैं और उन कानूनों में ये कहा गया है कि अगर अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ में कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है, छुआछूत पूर्ण व्यवहार होता है, कोई अनटचेबिलिटी का बिहेवियर होता है, तो उस बेस पर दंड दिया जाएगा, उन कानूनों के आधार पर जो है पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है, इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड। अब अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना, अर्थात के जो अगर आप छुआछूत पूर्ण वाला कोई भी व्यवहार करते हो, अनटचेबिलिटी वाला कोई भी बिहेवियर आप करते हो, तो विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। इट मीन्स के अकॉर्डिंग टू लॉ वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, मतलब उसमें दंड मिलेगा, उसमें पनिशमेंट मिलेगा। अब इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है, दो कानून भारत में लागू किए गए हैं, दो लॉज इंडिया के अंदर बनाए गए हैं पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, पार्लियामेंट हैज मेड टू लॉज टू इंप्लीमेंट दिस आर्टिकल। वो कौन कौन से लॉज हैं? हालांकि ये पहले हमारे एमपीपीएससी के अंदर पढ़े जाते थे, अब इन एक्ट्स को हटा दिया गया है, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एमपी के संदर्भ में। तो एमपी के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों आर्टिकल्स, क्योंकि हमारे यहाँ पर अनुसूचित जनजातियां ज्यादा निवास कर रही हैं। अब आप देखेंगे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 बनाया गया था। इसमें भी बोला गया है कि अनुसूचित जनजातियों के साथ में छुआछूत पूर्ण व्यवहार करने वालों को दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। और एक और एक्ट है दोस्तों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो इसमें क्या बोला गया है, ये हम लोग जनरली जानते हैं इसको हरिजन एक्ट के नाम से। तो अगर किसी भी अनुसूचित जनजाति के साथ में छुआछूत पूर्ण व्यवहार होता है तो इस एक्ट के तहत क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है, इस एक्ट के तहत पनिशमेंट दिया जाता है व्यक्ति को। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये सब होने के बाद अगले अनुच्छेद के ऊपर आते हैं, अगले मौलिक अधिकार वाले आर्टिकल की तरफ हम आते हैं। अभी मैं जितने भी आपको आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ सारे मौलिक अधिकार के आर्टिकल हैं, सारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं। अगर इनमें से किसी का भी वायलेशन होता है तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा,
इनमें से किसी का भी उल्लंघन होता है तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशंस हो जाएंगे। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। तो जितने भी आर्टिकल्स हम लोग पढ़ रहे हैं इनके अकॉर्डिंग सरकार को काम करना पड़ेगा, और अगर वह आर्टिकल हमारे भी अगेंस्ट मिला हुआ है अनुसूचित जनजाति को, तो हमको भी वैसा ही बिहेवियर करना पड़ेगा अनुसूचित जनजाति के साथ में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जो कि अनुच्छेद 23 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर आप लोगों ने हमारे इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा तो यहाँ से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध, अगर हम लोग हिंदी में देखें तो, और देखें तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। ठीक है, तो ये बात कहा गया है आर्टिकल 23 के अंदर। इसमें ऐसा बोला गया है कि किसी भी मनुष्य की, किसी भी ह्यूमन बीइंग की अगर खरीद फरोख्त होती है, उसको खरीदा बेचा जाता है या उससे जबरदस्ती काम करवाया जाता है, जैसे काम करवा लिया पैसा नहीं दिया, ठीक है, काम करवा लिया पैसा नहीं दिया, या उसको बंधुआ मजदूर बना लिया, पुराने समय में पैसे दे दिए थे उसके ब्याज में ही उससे काम करवाया जा रहा है, तो यह सब व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, यह सब फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है। और हम लोग देखते हैं कि भारत में ये जो एक्टिविटीज होती हैं वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ में ज्यादा होती है। तो इसीलिए ये आर्टिकल जो है अनुसूचित जनजाति के प्रोटेक्शन से रिलेटेड बन जाता है कि उनके साथ में भी इस तरीके का कोई भी बिहेवियर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 23 जो है उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया मानव दुर्व्यापार, इट मीन्स के ह्यूमंस जो हैं उनका किसी भी प्रकार से खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है। बेगार का मतलब होता है काम करवा लेना लेकिन पैसा नहीं देना, ठीक है, इसे कहते हैं अपन बेगार कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के अन्य बलाश्रम, इसी टाइप के बाकी के जो फोर्स लेबरिंग है, कोई भी ऐसा फोर्स लेबरिंग है, जबरदस्ती काम करवाना, जैसे एग्जांपल के तौर पर कि काम करवा लिया लेकिन जो वेतन है वो कम दिया, पूरा का पूरा काम आपने करवा लिया लेकिन जो सैलरी है वो कम दी, तो ये भी क्या कहलाता है? बलाश्रमी कहलाता है, फोर्स लेबरिंग ही कहलाती है कि उस सामने वाले व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठा करके आप क्या कर रहे हैं, उससे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, उसको वेतन कम दे रहे हैं। ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है। ठीक है, ऐसा तो ध्यान रखेंगे। और ये जो ज्यादातर किया जाता है वो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ में ज्यादा किया जाता है, क्योंकि वो थोड़े से शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मानव दुर्व्यापार और बेगार, इसी प्रकार का अन्य बलाश्रम जो है उसका प्रतिषेध किया जाता है, और इस संबंध में कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अब ये जो है ये सरकार भी नहीं कर सकती है और कोई आम नागरिक भी नहीं कर सकता है। अगर सरकार के द्वारा भी मानव का दुर्व्यापार किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है, तो वो भी क्या है, दंडनीय है, वो भी पनिशेबल है। बेगार या कोई भी फोर्स लेबरिंग का काम सरकार के द्वारा भी तो किया जा सकता है, कि सरकार मान लीजिए हो सकता है कि काम ज्यादा करवा रही है और वेतन कम दे रही है, काम करवा ले रही है लेकिन वेतन नहीं दे रही है, गवर्नमेंट भी तो कर सकती है। तो गवर्नमेंट अगर ऐसा करेगी तो गवर्नमेंट के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। और कोई सामान्य नागरिक, कोई बाकी के जो इंडिया के सिटीजन्स हैं वो भी कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के और एप्लीकेशन लगा सकते हो। ठीक, ऐसा है। तो ये जनरली किसके साथ में ज्यादातर होता है इंडिया में? आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति जनजाति के साथ में ज्यादा होता है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के साथ में ज्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पर ये आर्टिकल अनुसूचित जनजाति से कनेक्ट कर रहा है, शेड्यूल ट्राइब से कनेक्ट कर रहा है, और इसीलिए हम लोग इस टॉपिक के अंदर इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है और फोर्स लेबरिंग जो है उसको क्या कर दिया गया है, पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। ऐसा नहीं होगा, चाहे गवर्नमेंट करे चाहे बाकी के इंडिया के सिटीजन्स करें। ठीक है, और यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति को प्रोटेक्ट किया गया है, शेड्यूल ट्राइब्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया है आर्टिकल 23 में। तो ये आर्टिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों आर्टिकल 14 के अंदर, सॉरी आर्टिकल 25 के अंदर, आर्टिकल 24 आर्टिकल 24 के अंदर आ जाते हैं हम लोग। इसमें क्या लिखा हुआ है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। इसमें जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको कारखानों में, और जो भी खतरनाक व्यवसाय हैं, जो भी ऐसे हैं दोस्तों जो कि गलत व्यवसाय हैं, जैसे पटाखों की फैक्ट्री हो गया, अल्कोहल की फैक्ट्री हो गया, वहां पर बच्चों को किसी प्रकार से काम पे नहीं लगाया जाएगा, वही यहाँ पर बोला गया है। क्या बोला गया आर्टिकल 24 के अंदर? यहाँ पर बोला गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज ईटीसी, फैक्ट्रीज
कारखानों में या फिर बाकी के जो भी खतरनाक व्यवसाय वहां पर उनको नहीं लगाया जा सकता है। और ये भी अगर हम लोग देखेंगे तो भारत में ज्यादातर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों को लगाया जाता है। तो अगर ऐसा यहाँ पर राइट दिया गया है तो अनुसूचित जनजाति के लोग अगेंस्ट कर सकते हैं कि नहीं भैया हमारे बच्चे काम पर नहीं जाएंगे, हमारे बच्चों को ऐसा काम पर मत लगाओ। अगर लगाया जाता है तो उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। ठीक है, इसीलिए आर्टिकल हमारे इस वाले टॉपिक के अंदर जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी भी कारखाने में खान या माइनिंग में काम करने के लिए नियोजित करना, चाहे वो गवर्नमेंट करे चाहे वह प्राइवेट संस्थान करे, दोनों का है दोस्तों। यहाँ पर ये जो आर्टिकल 24 मिला है गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी मिला है अनुसूचित जनजातियों को, और प्राइवेट जो संस्थान है उनके खिलाफ भी अनुसूचित जनजातियों को मिला हुआ है। या कोई सामान्य घर का व्यक्ति है या कोई एक नागरिक है इंडिया का, उसके अगेंस्ट भी मिला हुआ है अनुसूचित जनजातियों को ये राइट्स। ठीक है, नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन, कहीं पर भी खतरनाक नियोजन है उसमें उनको नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चाइल्ड्स के विषय में बात कही, बिलो एज ऑफ 14 ईयर shall be employed to work in any factory or mine or engagement in any other hazardous employment, खतरनाक व्यवसाय में उनको नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति को प्रोटेक्ट किया गया है कि उनके बालकों को या उस बालक को जो कि शेड्यूल ट्राइब से रिलेट करता है उसको यहाँ पर नहीं काम पे लगाया जाएगा, चाहे गवर्नमेंट के द्वारा भी नहीं लगाया जाएगा, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी नहीं लगाया जाएगा, और साथ में किसी सिटीजन के द्वारा भी नहीं लगाया जा सकता। लगाया जाता है उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये अच्छा प्रोटेक्शन है, ध्यान रखेंगे आपको आर्टिकल 24 में ये दिया गया है। आपसे आर्टिकल 23, 24 को रिलेट करके कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को खरीद फरोख्त से सुरक्षा का मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में, अनुसूचित जनजाति के बालक को खतरनाक व्यवसायों में लगाने से संरक्षण संबंधी अधिकार कौन से आर्टिकल में है। इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, वही एनालिटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, घुमा फिरा करके क्वेश्चन आ सकते हैं, वो रिलेट करेगा इसी आर्टिकल से आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों इसी को लागू करवाने के लिए, इसी सब चीजों को इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कुछ एक्ट पास करवाए हैं, जैसे बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 है। ठीक है, बाल नियोजन अधिनियम 1938 है, कारखाना अधिनियम 1948 है। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लोगों को या बच्चों को फैक्ट्रीज में गलत तरीके से एम्प्लॉयमेंट देने के प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से एक्ट गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। तो ये आपसे पूछा यहाँ पर जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट दिया हुआ है 1986 का, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1938 दिया हुआ है, और फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की हमारी गाइज क्लास थी, और इस क्लास में हम लोग चीजों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। कोई भी आर्टिकल है उसको बहुत अच्छी तरीके से एनालिटिकल तरीके से हम उसको पढ़ रहे हैं कि वो आर्टिकल किस तरीके से अनुसूचित जनजातियों को कनेक्ट कर रहा है, शेड्यूल ट्राइब्स को कनेक्ट कर रहा है। तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लोगों दोस्तों, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि टाइम लग रहा है बट समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे चल करके हमें चीजों में प्रॉब्लम आए। तो आज की क्लास को मैं यही खत्म करता हूँ दोस्तों। जैसे ही ये कुछ टॉपिक्स आप लोगों के कवर हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज भी इनके लेकर के आऊंगा, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इनका रिवीजन भी कर पाए। तो इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वाजीराव IAS अकेडमी के साथ में जुड़िए, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस YouTube चैनल का लाभ प्राप्त कर पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।